हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स करने जा रहे हैं। काफी अच्छे से वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझाने से पहले हम थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं इस मैक्रो इकोनॉमिक्स से कि ये है क्या, क्या होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं आपसे बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो देखो बेटा, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें ये जो वर्ड है मैक्रो, इसको ग्रीक टर्म में कहा जाता है मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। मतलब सर, मतलब कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो उस इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को ध्यान में देती है, उन प्रॉब्लम्स का ध्यान रखती है जो सिर्फ एक जने की नहीं हो, जो सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट की नहीं हो, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हो, जो ज्यादा से ज्यादा कंट्री में वेलफेयर दे सके। उन प्रॉब्लम्स के लिए क्या बनी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स बनी है। जैसे आप कह सकते हैं कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स एक वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक इकोनॉमी के होल लेवल पर, या ए से ऑल या फिर होल लेवल पर देखती है। फॉर एग्जाम्पल वेलफेयर देखेगी सभी रेसिडेंट जो हमारी कंट्री है उनके हिसाब से, रोजगार देखेगी रेसिडेंट के हिसाब से, ग्रोथ ऑफ आउटपुट देखेगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, इन सभी के लिए हमारी कौन सी इकोनॉमी काम करती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स काम करती है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा आपने क्लास 11 में शायद पढ़ के आए होंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, और अभी मैंने आपको बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो इन दोनों डेफिनेशन से हम किस किस चीजों के हिसाब से इनको अलग कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो उसकी स्टडी है, स्टडी मतलब बेसिस ऑफ द स्टडी, जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है जो या तो किसी इंडिविजुअल यूनिट की है, या हाउस होल्ड की है, या फर्म की है, या इंडस्ट्रीज की है, और इसमें स्कैरसिटी वगैरह आ जाती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल, जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जांपल से बात करूं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करेगी कि कैसे कंज्यूमर गुड्स को खरीद रहा है अपनी इनकम के हिसाब से, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने के लिए। और मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हम रिसोर्सेज को खरीदें जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हमारे डिफेंस गुड्स हैं, आर्मी वालों के लिए जो गुड्स आते हैं, वेलफेयर के लिए गुड्स आते हैं, वो मैक्सिमाइज हो सके। बात करी जाए इकोनॉमिक वेरिएबल्स की, तो इकोनॉमिक वेरिएबल अगर बात करी जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक वेरिएबल यानी कि इसके अंदर क्या क्या आता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। बात आती है इसके इकोनॉमिक एजेंट्स की। इकोनॉमिक एजेंट्स वो होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन में पार्ट लेते हैं या इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। तो जब एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट जैसे कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर पार्ट लेते हैं अपने अपने पर्सनल गेन को मैक्सिमाइज करने के लिए, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और जब जो बड़ी बॉडीज होती हैं जैसे आरबीआई, सेबी, टीआरएआई, ये फोकस करती है ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर के लिए, तो ये क्या काम करेगी सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। डिग्री आपको मालूम ही है, माइक्रो एक पर्टिकुलर लेवल पे काम करती है, मैक्रो एज अ होल काम करती है। डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस होते हैं इन दोनों के अलग अलग, है ना। कुछ माइक्रो में कांस्टेंट रहते हैं, कुछ मैक्रो में कांस्टेंट नहीं रहते, ठीक है ना।
इशू की बात करी जाए तो सभी पॉइंटों के हिसाब से आपका ये क्लियर हुआ होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो अब अगर इसकी बात करी जाए स्कोप की, तो जितने भी आपके चैप्टर हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मनी, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सभी इसके स्कोप में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब इसके अंदर कवर किया जाता है। तो ये तो उसका एक बेस था आपका, जैसे बेस बनता है। अब हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे कि हमारे बेसिक कंसेप्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से वो क्या होते हैं, और इनमें सबसे पहली हेडिंग आ जाती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ गुड्स, काउंटलेस, यानी कि बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और बहुत सारे गुड्स कंज्यूम करे जाते हैं। जैसे कि शूज है, शर्ट्स है स्कूल चिल्ड्रन के लिए, मशीन टूल्स है फार्मर्स के लिए, गन्स वगैरह है डिफेंस के लिए, है ना, एरोप्लेन वगैरह है टूरिस्ट के लिए। तो इन सभी की एक कैटेगरी होती है जिनको टू वेज में क्लासिफाइड करा जाता है। टू वेज में क्लासिफाइड करा जाता है। एक होता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा होता है कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं सर। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले हमारे पास किसका नाम आया सर? फाइनल गुड्स का। फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और उनके फाइनल यूजर द्वारा यूज करने के लिए रेडी है। फाइनल यूजर कौन हो सकता है सर? फाइनल यूजर कंज्यूमर भी हो सकता है फाइनल गुड्स का, और प्रोड्यूसर भी हो सकता है। यानी कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं। वो गुड्स जो अब डायरेक्ट यूज करने के लिए रेडी है, उनकी कोई भी कीमत नहीं बढ़ाई जा सकती, उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं। अगर कंज्यूमर खर्चा कर रहा है फाइनल गुड्स पर तो उसे हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और अगर प्रोड्यूसर खर्चा कर रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन से हुए? फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हुए जो उसके फाइनल यूजर द्वारा, कंज्यूमर द्वारा यूज करने के लिए रेडी है, जैसे ब्रेड एंड बटर। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर यूज करेगा डायरेक्ट, जैसे कि ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है जो फार्मर्स यूज करते हैं। ठीक है ना। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक माइंड में बात नहीं आ रही होगी सर कि ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन का मतलब क्या है। प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन का मतलब ये है कि अब वो प्रोडक्शन नहीं हो सकता, उनकी वैल्यू नहीं बढ़ाई जा सकती, उनकी वैल्यू जो तय हो चुकी है वो हो चुकी है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ सकता, उसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ फाइनल गुड्स ही जब हम एस्टिमेशन करेंगे किसकी, नेशनल प्रोडक्ट की या नेशनल इनकम की, उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक। सेकंड टाइप होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को अभी क्रॉस नहीं किया है और इनकी वैल्यू अभी बढ़ाई जा सकती है,
और ये फाइनल यूजर के द्वारा यूज करने के लिए अभी रेडी नहीं है, जैसे कि कच्चा माल या फिर वो गुड्स जो रीसेल के पर्पस से हैं। एक्स है, इसने शर्ट परचेस करी है किससे, वाई फर्म से, तो एक्स के लिए ये क्या है, फाइनल गुड्स है, और वाई के लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स है। वो गुड्स जो अभी यूज करने के लिए रेडी नहीं है, उनकी वैल्यू अभी और बढ़ाई जा सकती है। मोबाइल शोरूम में जो गुड्स हैं, मोबाइल हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। आपने मोबाइल खरीद लिया, आपके लिए फाइनल गुड्स है। आओ 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 आओ, प्यारी सी नींद सी आ रही है, लेकिन वीडियो बनाएंगे भाई। हाँ जी, तो इंटरमीडिएट गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स सर वो गुड्स है वो अब जो अभी भी बाउंड्री लाइन में ही है, उनकी वैल्यू अभी बढ़ाई जा सकती है और वो यूज करने के लिए तैयार नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो वैल्यू होती है इंटरमीडिएट गुड्स की, वो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाती है ना, ये आपको याद रखना मेरी बात को। तो अब एक चीज पर आपको फोकस देना पड़ेगा, जो एक्सपेंडिचर होता है इंटरमीडिएट गुड्स पर, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर द्वारा। अगर प्रोड्यूसर द्वारा किस पर खर्चा किया जा रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स पर खर्चा किया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, या आप कह सकते हो इंटरमीडिएट कॉस्ट। और अगर ये इंटरमीडिएट कॉस्ट आप डिडक्ट कर दोगे किसमें से, वैल्यू ऑफ आउटपुट से, आगे चल के आपके काम आएगा बेटा, ये आगे चल के बहुत काम आएगा। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर आप ये डिडक्ट कर दोगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो आपको मिलेगा ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब मैं ले लेता हूं चेयर की कीमत, और उसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, वो चीज जो प्रोड्यूसर ने इसको बनाने के लिए खरीदी थी, लकड़ी और अदर मटेरियल, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी कि उसकी एक्चुअल ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है। सेम गुड्स आपका फाइनल गुड्स भी हो सकता है, सेम गुड्स आपका इंटरमीडिएट भी हो सकता है, डिपेंड्स कि उसका यूज क्या किया जा रहा है, उसका एंड यूज किस पर्पस से है। शुगर एक हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो वो फाइनल गुड्स है। वही शुगर, यहां शुगर की बात हो रही है, सुगर की बात नहीं हो रही है, दिल पर मत लेना। शुगर और सुगर में बहुत फर्क है। शुगर में क्या होता है, अगर एक हाउस होल्ड मिल्क में या चाय में चीनी का इस्तेमाल कर रहा है, वो फाइनल गुड्स है। और अगर वही शुगर रॉ मटेरियल की तरह यूज करी जा रही है बिस्किट वगैरह बनाने में, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ये बात ध्यान रखना, डिपेंड करता है कि उसका एंड यूज क्या है। एंड यूज यानी कि उसका इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, वो उसका एंड यूज कहलाता है। तो अभी आपके ये क्लियर हो गया होगा काफी अच्छे से कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं और फाइनल गुड्स क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारा कंजप्शन गुड्स। और कंजप्शन गुड्स को ही कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। हाँ जी, कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि आइसक्रीम, जैसे कि दूध जो हाउस होल्ड यूज कर रहा है, क्योंकि ये परचेस करें हाउस होल्ड ने अपने कंजप्शन के लिए। वो सारे गुड्स जो हमारी वांट को डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो हमारे लिए कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जिसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स, या कह सकते हो ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कई सालों तक यूज कर सकते हो और इनकी जो कीमत होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, जैसे कि टीवी, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन,
ये कुछ एग्जाम्पल है ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स के। सेमी ड्यूरेबल, बच्चे कह रहे हैं सर गर्लफ्रेंड भी हमारे ड्यूरेबल गुड्स में आती। नहीं बेटा, गर्लफ्रेंड्स तो बेटा आजकल 6 महीने नहीं टिक रही, यहाँ तो सालों साल की बात हो रही है, दिल पर मत लेना। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? सेमी ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जो यूज करे जाते हैं 1 साल तक या थोड़ा सा उससे ज्यादा। इनकी जो कीमत होती है वो ज्यादा हाई नहीं होती, जैसे कि कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक गुड्स, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स के। थर्ड आता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स, नाम से समझ में आ रहा है जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाएगा उसे हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। बहुत सारे बच्चों के चेहरे पर हंसी आ गई होगी इसे सुनकर, जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाएगा। नालायकों, खाने पीने की चीजों की बात हो रही है, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि एलपीजी, जैसे कि दूध, उसे हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स। डी आता है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब ये वो नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि डॉक्टर से ली गई सर्विसेज, लॉयर से ली गई सर्विसेज, सर्वेंट से ली गई सर्विसेज। क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो फिक्स एसेट्स होती हैं, किसकी? प्रोड्यूसर्स की। अब मुझे बताइए प्रोड्यूसर फिक्स एसेट्स का क्या करेगा? सर प्रोड्यूसर फिक्स एसेट से प्रोडक्शन करेगा, लगातार करेगा। तो कैपिटल गुड्स दो चीज में हो सकते हैं, या तो प्रोड्यूसर अपने कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस कर रहा है या ऐड कर रहा है, और कैपिटल गुड्स से आप बार बार प्रोडक्शन कर सकते हो। यानी कि कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिपीटेडली। इनकी वैल्यू काफी हाई होती है, इन पर आपकी डेप्रिसिएशन भी लगती है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रोड्यूसर के लिए वो प्लांट एंड मशीनरी क्या है? कैपिटल गुड्स है। इसकी कीमत हाई रहेगी, इस पर डेप भी लगेगा, यानी कि कैपिटल गुड इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन, इट रेफर टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। अब कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब यहां प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स भी वो गुड्स होते हैं जो हमारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हम बार बार नहीं कर सकते। जैसे कि कच्चा माल, फर्नीचर बनाने में जो लकड़ी का रॉ मटेरियल लगा है वो प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन इसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। क्लियर है? सिंगल यूज गुड्स है। तो ये तो हमारी कहानी हुई सारे खर्चा पानी की गुड्स की, एक तरीके से कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ कंसेप्ट की और कुछ कंपोनेंट्स की। किसके? कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। किसके? कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। किसके? कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या बताया था सर? कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कंज्यूमर्स द्वारा किया गया खर्चा। अब यहां पर हाउस होल्ड भी कर सकता है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, एनपीओ भी कर सकती है। एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ, टेम्पल्स, गुरुद्वारास, अदर स्टेट वगैरह जो होती हैं। हाउस होल्ड क्यों बाय करेगा कंज्यूमर गुड्स? अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। गवर्नमेंट क्यों बाय करेगी? डिफेंस फोर्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एनजीओ वगैरह होते हैं, मंदिर होते हैं, वो चैरिटी करते हैं, दान करने के लिए। ये सारे जो खर्चा है इनको हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक एग्रीगेट निकाल दीजिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, एग्रीगेट का मतलब प्लान, तो हम क्या करेंगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसने किया?
हाउस होल्ड द्वारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसने किया, गवर्नमेंट द्वारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितने किया, एनजीओ द्वारा। तीनों को जोड़ दो, आपका निकल आएगा एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब अगेन बात आती है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर? इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमारा जो स्टॉक है किसका, कैपिटल का, उसको इंक्रीज करना हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जिसको हम शो करते हैं आई इक्वल टू डेल्टा के। यहां पर आई से इन्वेस्टमेंट, के से कैपिटल स्टॉक और डेल्टा का मतलब चेंज इन कैपिटल स्टॉक। और जब हम अपने स्टॉक ऑफ कैपिटल में चेंज लाते हैं तो उसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हो। इन्वेस्टमेंट हमारा मतलब कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है कैपिटल गुड्स द्वारा वो कितना बढ़ा या कैसे बढ़ाया, या हमने कोई और कैपिटल स्टॉक ऐड कर लिया, फिक्स एसेट्स को ऐड कर लिया। तो अभी आपसे पूछा जाए कि सर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन और अ प्रोसेस दैट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक, अब यहां पर हमारे दो तरीके के इन्वेस्टमेंट निकल के आ रहे हैं सामने, देखो आपको भी दिख रहा होगा। एक आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट, तो पहले जरा हम इन शख्स से मिल लेते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट से। फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारा रेफर करता है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स। प्रोड्यूसर के पास जो फिक्स एसेट्स है एज अ कैपिटल स्टॉक, जिससे वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसमें इंक्रीजमेंट होना। साल की शुरुआत में उसके पास 8 मशीन थी, साल के एंड में उसके पास 10 मशीन हो गई। फिक्स एसेट्स कितना हो गया सर, 2 मशीन का फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लियर है? साल की एंड में आपके पास जितनी फिक्स एसेट्स है माइनस साल की शुरुआत में आपके पास जितनी फिक्स एसेट्स थी, दोनों को माइनस कर दो, आपका आ जाएगा फिक्स इन्वेस्टमेंट, और इसे हम कहते हैं इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्लियर है? यस सर। और कैपिटल फॉर्मेशन आपको मालूम है जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में रिपीटेडली यूज्ड किया जा सके। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट के कुछ फैक्ट पढ़ते हैं, जैसे फिक्स इन्वेस्टमेंट से हमारा प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो हमारा जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो लोग ज्यादा करेंगे, हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा। आउटपुट बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल होगा, जिससे हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक होता है दूसरे तरीके का इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि एक टाइम पर जो प्रोड्यूसर होता है और जो उसके पास स्टॉक होता है, उस स्टॉक में एक तो फिनिश गुड्स होता है जिसे आप कह सकते हो अनसोल्ड गुड्स, एक होता है सेमी फिनिश गुड्स यानी कि आधा बना हुआ है, प्रोसेस में है, और एक होता है रॉ मटेरियल। इन तीनों को हम कहते हैं इन्वेंट्री स्टॉक, और इनमें अगर कोई इंक्रीजमेंट आता है तो उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका सिग्निफिकेंस क्या पड़ेगा सर? इसका सिग्निफिकेंस ये पड़ेगा कि भाई आप जो प्रोडक्शन करते हो वो फ्यूचर को देखते हुए करते हो, तो आप सामान इकट्ठा रखते हो अपने पास, तो इससे आपकी 2 पॉइंट निकल के आते हैं, एक आपका डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक और एक आपका अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक। डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक हमारा होता है वो स्टॉक जो हमने प्लान किया था कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे फ्यूचर की डिमांड को मीट करने के लिए, और अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक वो होता है जहां पर वो अनप्लान्ड हो गया, यानी कि जो डिमांड आई वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आई। हमने प्रोडक्शन किया है 100 का और डिमांड आई 60 की, यानी कि 40 क्या रह गया, अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक, जिसकी वजह से हमें लॉस भी हो सकता है। उसके बाद आता है आपका इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको एक कंसेप्ट को काफी अच्छे से समझना है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन
अब यहां पे देखो, मैंने अभी आपको जब बताया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा वो इन्वेस्टमेंट होता है जो हमारे कैपिटल गुड्स पर किया गया है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। अब इसमें क्या आता है, वो कैपिटल गुड्स भी आती हैं जिसको हमने रिप्लेस किया है, यानी कि वो मशीन जो सेकेंड हैंड टाइप की है उन्हें ठीक ठाक करवाया, उन पर डैप लगा है, और वो भी है जिनको हमने नया खरीदा है। तो जिन मशीन को, जिन कैपिटल गुड्स को हम न्यू खरीदते हैं उस पर डैप तो लगानी होगा, उनको हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। कैपिटल गुड्स जो यूज्ड करी गई हैं, नेट एडिशन यानी कि उनको हमने नया नया लगाया है, पुरानी को हटा दिया और नया नया लगाया है, उसको हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल गुड्स जो हमने रिप्लेसमेंट के लिए लाए हैं एग्जिस्टिंग गुडविल के साथ, एग्जिस्टिंग कैपिटल के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन। तो अगर आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को निकालना है, मैं आपसे कहूं आपको नेट इन्वेस्टमेंट दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि नेट इन्वेस्टमेंट में और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, सर नेट इन्वेस्टमेंट नया है तो इसमें डेप्रीशिएशन शामिल नहीं होगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब दोनों टाइप के कैपिटल गुड्स, इसमें डेप शामिल होगा। नेट इन्वेस्टमेंट में जाना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर दो, और नेट इन्वेस्टमेंट से ग्रॉस में जाना है तो इसमें डेप्रीशिएशन को प्लस कर दो। इस कंसेप्ट को अच्छे से याद रखिएगा, आगे बहुत काम आता है नेशनल इनकम वाले चैप्टर में, ठीक है ना। अब सर नेट इन्वेस्टमेंट से हमारा क्या फायदा हो सकता है, नेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा तो हमारी जो प्रोड्यूसर है उनके पास स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो हमारे पास स्टॉक ज्यादा होगा, कैपिटल बढ़ेगी तो लेबर भी ज्यादा चाहिए, वहां पर लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ज्यादा से ज्यादा जॉब निकलेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो जीडीपी अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो यहां पर एक मुद्दा हमने डिस्कस किया था अभी सर, डेप्रीशिएशन का, कंसेप्ट ऑफ डेप्रीशिएशन का। कंसेप्ट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या है, जब हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं जैसे हमारी प्लांट एंड मशीनरी, जब ये यूज में होती है तो इनकी वैल्यू कम होती जाती है इनके नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, या कुछ एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से, रूटीन रिपेयर्स होते हैं उनके मेंटेनेंस होती है, तो इनकी वैल्यू धीरे 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 डाउन होती जाती है, एब्सोल्यूट होती जाती है, आउटडेटेड होती जाती है। हो सकता है तकनीक में चेंज आने की वजह से, डिमांड में चेंज आने की वजह से, अगर ऐसा होता है तो वो क्या है, एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस, है ना, जो कि हमारा प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है, भाई ऐसा हो सकता है, तकनीक में चेंज आ सकता है, डिमांड में चेंज आ सकता है ना। तो तीन चीज समझ में आई। डेप्रिसिएशन किन किन वजह से लग सकता है सर, हाँ, डेप्रिसिएशन को हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, याद रखिएगा आगे अगर नाम, है ना। तो डेप्रिसिएशन को हम तीन चीज से नुकसान पड़ सकता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस। तो इसके लिए हम क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है तो हमारी जो मशीन है उसकी वैल्यू धीरे 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 कम होती जाती है और एक टाइम बाद वो खत्म होती जाती है। तो उसके लिए एक फंड बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जैसे आपको मालूम है कि हमारी जो मशीन है उसकी कीमत 10 लाख है, ठीक, और हर साल इस पर 1 लाख का डेप लग रहा है, या मैं कहूं कि ये मशीन 10 साल चलेगी, यानी कि हर साल कितने रुपए से कम हो रही है इसकी वैल्यू, 1 लाख रुपए से। तो हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में हर साल 1 लाख रुपए डालेंगे, जब ये 10 साल बाद ये मशीन बेकार हो जाएगी तब 10 साल बाद हमारे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में उतना पैसा होगा, हम एक और नई मशीन खरीद लेंगे। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है सर, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है वो फंड जो प्रोड्यूसर को रिप्लेसमेंट करने के लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। अब वही बात आ जाती है, इसका इंपैक्ट, इसका सिग्निफिकेशन किसका, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का। अगर आपने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया हुआ है तो जब भी आपकी मशीन बेकार होगी तो आप नई मशीन खरीद सकते हो। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाया
तो आपका पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आपका आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो इनकम कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी और वहां आपका जीडीपी में भी इंपैक्ट आ सकता है। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस, उसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस। अब इसमें होता क्या है बेटा, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है रेफर टू वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स में चेंज आ जाना ड्यू टू तकनीक की वजह से या डिमांड की वजह से, और ये एक डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है, ठीक। और एक्सपेक्टेड को मैनेज करने के लिए हम कौन सा फंड बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड में होता है, इसका मतलब होता है कि फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है उसमें कमी आना ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज या इकोनॉमिक रिसेशन। तो इसमें तो डेप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं है, इसमें तो हमें कैपिटल लॉस हो गया। एक्सपेक्टेड में डेप्रिसिएशन है और इसमें हमें क्या है, कैपिटल लॉस। और जो अनएक्सपेक्टेड में है ये कहां से कवर किया जाता है सर, फिक्स एसेट्स के इंश्योरेंस की वैल्यू से, ठीक, क्लियर है। तो ये तो आपका था डेप्रिसिएशन का मुद्दा। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ और इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, अर्ज किया है स्टॉक और फ्लो के बारे में। स्टॉक और फ्लो, स्टॉक का मतलब क्या होता है, ये वो क्वांटिटी होती है जो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हो, उसे हम कहते हैं स्टॉक। 1 जनवरी को आपने अपना बैंक अकाउंट चेक किया 20,000 रुपए थे, 10 जनवरी को आपने बैंक अकाउंट चेक किया 25,000 रुपए थे। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आती है आपकी स्टॉक वैल्यू, और ये एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करी जाती है, जिसे हम स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। फ्लो क्या होता है, फ्लो एक क्वांटिटी मेजर करी जाती है ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आपको 1500 रुपए मिल रहे पर मंथ के, जिसमें से आप 50 रुपए हर दिन खर्च कर रहे हो, ठीक। तो ये 50 रुपए हर दिन आपका क्या है, फ्लो है। आपको बैंक डिपॉजिट जो आपने करा है उसमें 8% की ब्याज मिल रही है सालाना। ये सारी वैल्यू फ्लो बताती है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करी जाएंगी, हर घंटे के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से, हर मंथ के हिसाब से, हर ईयर के हिसाब से। जो भी आपका इनकम होती है, आपका एक्सपेंडिचर होता है, आपका प्रोडक्शन होता है, आपका कंजप्शन होता है, आपकी इंटरेस्ट होती है, ये सब फ्लो वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे मैं स्टॉक की बात करूं, हमारा वेल्थ, लेबर फोर्स, कैपिटल, बैंक डिपॉजिट, पानी की टंकी में पानी, दिल्ली और मुंबई के बीच में डिस्टेंस, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ये हमारा स्टॉक होता है। वही फ्लो की बात करूं तो इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, कैपिटल फॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पानी की टंकी में पानी है वहां लीकेज हो रहा हो या नलों से सप्लाई हो रही हो, या स्पीड ऑफ अ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ये सब हमारी फ्लो कहलाती है। अब एक चीज का आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि जो स्टॉक और फ्लो है ये आपस में डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आपके सेविंग बैंक में 1 तारीख को 20,000 रुपए थे, ये क्या है, आपका स्टॉक है, और आपने 1,000 रुपए पर मंथ निकाल रहे हो तो ये क्या है, आपका फ्लो है। अगर 2,000 रुपए पर मंथ डाल रहे हो तो ये क्या है, फ्लो है। अगर आपका ये सेविंग अकाउंट ही नहीं होता तो फ्लो कहां से होता, या फ्लो नहीं होता तो सेविंग में बढ़ाते कैसे। तो ये आपस में एक तरीके से म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है। उसके बाद मार्केट में हमारे 4 सेक्टर को मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था, जब हम एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में समझ रहे थे। एक बार और समझते हैं 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमारा जो मैक्रो का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें 4 सेक्टर हैं हमारे। एक है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होता है, कंज्यूमर्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूम करते हैं। उसके बाद होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, जो भी प्रोडक्शन करते हैं, फर्म्स वगैरह जो किसी फैक्ट्री प्रोडक्शन को हायर करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर होता है, वेलफेयर एजेंसी होती है, और एक्सटर्नल यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन 4 लोगों से, इन 4 सेक्टर से हमारे मार्केट में डिमांड बनती है, गिरती है। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
तो इनमें कुछ फ्लो चलते हैं। एक फ्लो होता है हमारा इंटरसेक्टोरल फ्लो। इंटरसेक्टोरल फ्लो में क्या होता है कि जितने भी सेक्टर हैं हमारे इकोनॉमी में वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड है, और इसी डिपेंडेंसी को हम कहते हैं इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंसी। जैसे मैं बात करूं हाउस होल्ड सेक्टर की, हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर पर, हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर पर अपने कंजप्शन की चीजों को खरीदने के लिए, और प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड है हाउस होल्ड सेक्टर पर, वो सप्लाई करेगा तो वो पैसे देंगे। गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड है प्रोड्यूसर पर टैक्स वगैरह के लिए, है ना, और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड डिपेंड है गवर्नमेंट पर ताकि जो लॉ है, जो डिफेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वो इनको मिलती रहे। तो इन्हीं इंटरसेक्टोरियल इंटरडिपेंडेंसी की वजह से जो फ्लो चलता है वो दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है इंटरसेक्टोरल फ्लो मनी की फॉर्म में, और एक होता है गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में। तो यानी कि एक होता है हमारा मनी फ्लो और एक होता है रियल फ्लो। दोनों को समझते हैं। एक होता है मनी फ्लो और एक होता है रियल फ्लो। अब जब लोगों के बीच में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो चलेगा वो रियल फ्लो है, पैसे का चलेगा तो वो मनी फ्लो है। यानी कि रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कैसे? हाउस होल्ड सेक्टर ने अपना लैंड या लेबर या अपनी कैपिटल दी है किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर ने इसके बदले उनको क्या दिया है? गुड्स दिया है। तो ये अभी यहां पैसे की बात तो कहीं आई नहीं, तो ये रियल फ्लो चल रहा है। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने पेमेंट दिया है प्रोड्यूसर को, किसके लिए? गुड्स बनाने के लिए, और ये इनको क्या देगा? गुड्स देगा। ये हमारा क्या चलता है? मनी फ्लो चलता है। फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर किसके लिए? परचेज ऑफ गुड्स के लिए। फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड किसके लिए? फैक्टर सर्विसेज के लिए। यानी कि वो चाहता है कि वो कुछ ना कुछ उनके लिए करे। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो के बाद जो लास्ट फ्लो आता है इनमें, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि किसी भी इकोनॉमी में जो तीन एक्टिविटी होती है वो तो कभी रुक ही नहीं सकती। सर कौन कौन सी? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, रेंट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, और एक्सपेंडिचर। तो और तीसरी एक्टिविटी एक्सपेंडिचर किसमें? कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। ये एक्टिविटी हर इकोनॉमी की लाइफलाइन होती है और कोई भी इकोनॉमी इन एक्टिविटी के बिना चल नहीं सकती। इनका बिगनिंग प्रिडिक्ट करना पता नहीं कहां से शुरू हुआ, पता नहीं कहां पे खत्म हुआ। तो ये जो प्रोडक्शन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये फ्लो वेरिएबल है। आपने देखा होगा जो आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करेंगे वहां भी इन्हीं तीनों मेथड के हिसाब से ही नेशनल इनकम को निकाला जाता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? ये एक फ्लो है किसका? प्रोडक्शन का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम या जनरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये तीन फ्रेजेस हैं। पहले फ्रेज में क्या होता है सर? प्रोडक्शन होता है जिसमें वैल्यू एडिशन होती है, हम गुड्स को बनाते हैं, उस गुड्स को बनाने में कितना कीमत खर्चा हुआ वो सब देखी जाती है। दूसरे फेज में इनकम को जनरेट की जाती है, हमने फैक्टर सर्विसेज ली, उसके लिए हम किसी को फैक्टर पेमेंट देते हैं, और तीसरे में हम करते हैं खर्चा। हमारी इनकम जाएगी कहाँ? या तो हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे या हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये पूरा सर्कुलर मॉडल होता है जो आपका चलता है। जो आपका ये इनकम है, ये पूरा इसमें जो भी चीजें आएंगी ये अभी हम जब नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा नेशनल इनकम, वहां काम आएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई दिक्कत आई हो, तो प्लीज व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे अबाउट सेक्शन में है। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस
यही तो चाहिए।